हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो एक बार फिर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में ये देखना है कि कोई जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कोई +1 दिखाता है, कोई +7 दिखाता है, कोई +6 दिखाता है इन वेरियस सब्सटेंसेस। ऐसा क्यों होता है? ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, फिर से एक बार दोहराएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ किया था और उस टेबल में हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। ओके, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3d1 4s2, यहाँ पे 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 क्या आ जाएगा 5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 क्या आएगा कॉपर के केस में 3d10 4s1, उसके बाद जिंक का आ जाएगा 3d10 4s2। So this is the valence shell electronic configuration of these elements। और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी डिस्क्राइब की थी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है उसकी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ओके, कुछ कंपाउंड्स में स्कैंडियम +2 दिखाता है, कुछ कंपाउंड में +3 दिखाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लॉस किए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अगर साइमल्टेनियसली 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए स्कैंडियम ने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3। लाइक दैट वर्क हमारे पास क्या होता है कि जब हम टिटेनियम की बात करते हैं तो +4 तक जाता है, उसके बाद +2 +3 +4 +5 तक जाता है। यहाँ पे 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहर के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाएगी क्रोमियम की +1, कितनी आ जाएगी +1। उसके बाद +2 +3 +4 +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहां से दिखाएगा +2 से कहां तक +7 तक। यहाँ उसके बाद जब हम मैग्नीज के लोअर डाउन में आते हैं तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए शुरुआत कर देते हैं और इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां पे लागू हो जाता है। इसकी वजह से वहां की ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहां तक दिखाएगा वो +2 से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 2 तो +6 तक। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पे कितने रहेंगे अनपेयर्ड 3 रहेंगे। ओके, 3 और 2 5 +5 होगा। ये कहां तक दिखाएगा 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड 2, यानी ये +4 तक जाएगा। उसके बाद ये दिखाएगा आपको +1 और +2 और लास्ट में जो जिंक है वो +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक दिखाता नहीं। ओके, सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें होता क्या है, अब आपको होल्स रूल के बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी होती है। ओके, इसमें हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन 3 टर्म में लिखना है। पहला तो ये सब जो एलिमेंट है हमारे पास, ये पहले तो क्या दिखाते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सब लोगों की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन है। और यहाँ पे देखो +3 और +2 तो हर एक इसमें है। ओके, +2 हर इसमें है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट इज +2। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैक्सिमम नंबर किसका है, मैग्नीज का, और उसके बाद +6 भी हम बोलेंगे कि ज्यादातर वो अंक है, इसकी वजह से, या तो फिर संख्या वो बट ज्यादा है +6, तो इसकी वजह से क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को आप तीनों को भी ले सकते हो। ओके, तो अब हम दिखाएंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7 व्हिच इज शोन बाय द एलिमेंट मैग्नीज। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कम कौन दिखाता है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दो केसेस में मिलेंगे, एक है आपका क्रोमियम और दूसरा है आपका कॉपर। जहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। सो क्रोमियम और कॉपर के केस में आपको दिखाई देगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लिखेंगे +1 is the minimum oxidation state which is shown by chromium and copper as they contain one electron in valence shell, that is 4s orbital। okay, so ये आपको डिस्क्राइब करते वक्त ऐसे लिखते जाना है। अब हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कुछ +7 कुछ +1 दिखाते हैं, तो इनकी हम रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्क्राइब कर देंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ही आपको वो लिखना है, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में आप लोग बात करोगे वुंड्स रूल के आधार पर, यानी आपको देखना है वैकेंट फील्ड कब आता है, हाफ फील्ड कब आता है और फुल फील्ड कब आता है ऑर्बिटल। अब ये स्कैंडियम की बात करेंगे। स्कैंडियम अगर आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो इसका मतलब है कि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है शुरुआत में 3d14 4s2, वो कहां से कहां तक कन्वर्ट होते चला जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो 3d0 4s0, यानी तीनों भी इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम ने क्या कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाएगा उसका 3d0 4s0। इसका मतलब है कि लास्ट में जो ऑर्बिटल आते हैं वो वैकेंट फील्ड है, और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल स्कैंडियम ट्राइपॉजिटिव आयन जो कंपाउंड रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ऐसे आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी आपके बुक में दी हुई है। ओके, उसके बाद आप बात करोगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर भी आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत में न्यूट्रल एटम का 3d5 4s1 और कॉपर का है 3d10 4s1। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दिखाए तो ये बाहर का 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो यूटिलाइज कर देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर ऐसा हुआ तो इसके पास क्या बचा हुआ है, 3d5 4s0, यानी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन है, यानी हो गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्रोमियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ओके, सिमिलर वे कॉपर का भी डिस्क्रिप्शन ऐसा ही है कि वो कन्वर्ट हो जाता है 3d10 4s0 में अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऐसा अगर हो गया तो देखो यहाँ पे कि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया हुंड्स रूल के हिसाब से, और s ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल these stabilities or the relative stabilities of these elements are described as like this one। okay, इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप मैग्नीज की बात लो, मैग्नीज आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। मैग्नीज
कब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? जब वो पूरे के पूरे यानी 3d5 4s2 ये 7 की इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। और अगर उसने ऐसा किया मैग्नीज ने, तो मैग्नीज आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल क्या होते हैं? वैकेंट। अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो अकॉर्डिंग टू Hund's rule वैकेंट फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट। बट इन रेयरर केसेस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्कैंडियम आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज दिखा रहा है। अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखा रहा है तो स्कैंडियम क्या करेगा? बाहर के 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए तो 4s0 बन जाएगा। 4s0 अगर बन गया तो इसके पास क्या बचा हुआ है? 3d1। और d1 ऑर्बिटल ये ना तो वैकेंट फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है, ना तो फुल फील्ड है। यानी कुछ एलिमेंट्स आप लोगों को ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जिनकी स्टेबिलिटी Hund's रूल के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। ओके, अगर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती है तो ये हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं? ये एक्सप्लेन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। अब थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में आपकी आ जाती है सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सिंपल हम ऐसे ही बोलेंगे। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता हो तो सिंपल हम ऐसे ही बोल देंगे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स यानी क्या? थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स यानी ये जो सब्सटेंसेस है हमें वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ओके नेचर में मिलते हैं। ओके, तो उसके बाद वो जो एनर्जीज है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें हम ये इनके पैरामीटर्स डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे हमने बोल दिया सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ओके, लैटिस एनर्जी एंड सो ऑन। ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में ही डिस्क्राइब हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू Hund's रूल। को उसके बेसिस पे Hund's रूल के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब नहीं हो सकती। ओके, तो हमने आपको पढ़ा दिया है। सो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट is defined as the numerical charge which appear on an element. Okay, उसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट is defined as the element which has losses one or more electron or gaining the more or one or more electron, and that numerical charge is appear on an element in a molecule, then that is the oxidation state of that element. Okay, तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्कैंडियम इन 3D सीरीज एलिमेंट और 3D सीरीज एलिमेंट शोड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज दे कंटेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन n-1 d orbital and ns orbitals. Okay, these orbitals have nearly same energy so that they can utilize both electrons for the formation of chemical bond, and the variable oxidation state of these elements which is given as or which is given in the table। और उसके बाद आपको टेबल ये ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप डिस्क्राइब करोगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these elements is R+2, okay, और is +2 ऐसा बोलोगे आप। The most common oxidation state of these element is +2, okay। फिर आप बात करोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बोलोगे क्रोमियम शोड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7 बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ 3d5 and 4s2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसके बाद मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग लिखोगे कि क्रोमियम एंड कॉपर शोड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 by the utilization of 4s1 electron for the formation of chemical bond। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आप टाइटल दोगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these elements can be explained on the basis of Hund's rule। ओके,
आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, लाइक दिस वन जैसे हमने दिए हैं। उसके बाद आप बोलोगे अगर आपके पास रिलेटिव स्टेबिलिटी में ये हो गया तो उसके बाद आप बोलोगे द सेवरल एलिमेंट्स दैट इज स्कैंडियम इन डायपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच कैन नॉट बी explained on the basis of Ohm's rule, that can be explained, or the relative stability of that element in +2 oxidation state is explained on the basis of thermodynamic parameters. Okay, तो thermodynamic parameters में आपको हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ओके, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज magnetic properties of these elements. Okay, magnetic properties of 3D elements. Next, magnetic properties. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है हमारे बुक्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। ओके, तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप ऐसा बोलोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिज्म? जब हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, यानी हम 2 मैग्नेट लेंगे, एक नॉर्थ मैग्नेट रहेगा, एक साउथ मैग्नेट रहेगा। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रांसफर होती जाती है और पास होती है नॉर्थ टू साउथ को। ओके, और 2 मैग्नेट हमने ऐसे रख दिए। सपोज हमने अगर एक कंपाउंड लिया और वो कंपाउंड यहाँ पे सिचुएटेड कर दिया, जैसे ले लो आयरन, लोहा। अगर लोहे का एक पीस ले लिया, उसको अगर हमने 2 मैग्नेट के बीच में रख दिया, तो वो बताओ क्या बात होती है? यहाँ पे 2 मैग्नेट को ये जो लोहा है वो अट्रैक्ट कर देता है। ओके, और अट्रैक्ट कर देता है तो यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है वो क्या करता है? वीकली अट्रैक्ट करता है इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या करता है? वीकली अट्रैक्ट करता है। तो हम ऐसा बोल देंगे, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट वीकली अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवर्ड इटसेल्फ, देन those substances are called as paramagnetic substances and the phenomenon is known as paramagnetism. आई बात समझ में? अभी हम बात करेंगे, जैसा यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंस आप लेते हो उनमें एक या तो फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यानी हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में क्या आ जाता है? क्रोमियम अगर आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा D3D1 में। ओके, 3D ऑर्बिटल में 3D1। तो क्रोमियम +5 हो गया। उसके बाद अगर आप स्कैंडियम की बात करते हो तो स्कैंडियम डाइपॉजिटिव आयन आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो दीज आर द एग्जांपल्स। पहले हम बोलेंगे, आपके जो बुक में है वो डेफिनेशन ऐसी कर दी है, substances which are weakly attracted by the magnetic field. Substances which are weakly attracted by the magnetic field, then those substances are called as paramagnetic substances and the phenomenon is known as paramagnetism. ओके, आई बात समझ में? आप ये लोग आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। और इसेंशियल कंडीशन है कि those substances which show paramagnetic behavior which contain one or two unpaired electron। ओके, ऐसा हम लोग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास, दैट इज डायमैग्नेटिज्म। क्या आ जाती है? डायमैग्नेटिज्म।
यानी ये क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, वीकली अट्रैक्ट। ओके, ये क्या कर देता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम कौन से एलिमेंट को बोलेंगे, जैसा ले लो Zn डाई पॉजिटिव आयन। अगर जिंक डाई पॉजिटिव आयन रहा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या है, 3d10 4s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए तो 4s ऑर्बिटल के लॉस करेगा ये। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो बचा क्या है इसके पास, 3d10। अगर 3d10 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है, यानी d ऑर्बिटल के डिजेनरेट सेट आप निकालते हो 5, तो इसमें सब इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रह जाते हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये इसकी इसेंशियल कंडीशन है। तो Zn डाई पॉजिटिव आयन, उसके बाद स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन, ये क्या हो गए आपके। उसके बाद ले लेंगे जैसा समझो हमारे पास है मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके जो सब्सटेंसेस है वो क्या रह जाएंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रह जाएंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डायमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास 2 मैग्नेट होंगे, 2 मैग्नेट लेने के बाद यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ के पोल पे वो पास होना शुरू कर देंगे। अगर आपने समझो लाइक दैट वन कि आपके अगर ये समझ में नहीं आता हो तो आप सीधे साधे प्लास्टिक लो। अगर आप 2 मैग्नेट लेते हो मार्केट में से, ओके, अपने घर पे लाते हो और 2 मैग्नेट रख देते हो, उसके बीच में अगर आपने प्लास्टिक रख दिया तो बोलो अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। यानी वो सब्सटेंस जो है उसमें क्या है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, तो पेयर्ड है, इसकी वजह से वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक दैट वन, आपने अगर समझो कि बोर्ड का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, ओके, और 2 मैग्नेट के बीच में अगर रख दिया तो बोलो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप ऐसे सब्सटेंसेस लेते हो जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है, तो उस तरीके के जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो आपको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। यानी सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड by the magnetic field, then those substances are called as diamagnetic substances। और ऐसा भी बोल सकते हो, the substances which when placed in a magnetic field then they repel the magnetic lines of forces, then those type of substances are called as diamagnetic substances। And the essential condition for diamagnetic substances, that is they do not contain any unpaired electron, okay, they do not contain any unpaired electron। और ये आप लोग क्या दे सकते हो, उनके एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड मैग्नेटिक कैरेक्टर, लास्ट वाला, वो होता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या तो फिर फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, फेरोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मैग्नेट लेंगे नॉर्थ और साउथ, उसके बाद इनमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे। अगर आपने, अब ले लो आप लोहा, ओके, आयरन अगर लिया तो आयरन का सब्सटेंस अगर आपने इसमें रख दिया तो बताओ दोनों भी मैग्नेट अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल्ड होंगे, दोनों भी अट्रैक्ट होंगे, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं वो। यानी इसका मतलब है कि when the substances are placed in a magnetic field, then it strongly attract the magnetic lines of forces toward itself, then those type of substances are called as ferromagnetic substances, and the phenomenon is known as ferromagnetism। And the most essential condition for the substances which show the ferromagnetic character, that is they contain 2 or more
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी उनके पास दो या तो फिर उससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस शेल में। वही सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मैग्नेट को इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर जाते हैं कि वो खुद भी मैग्नेट की तरह एक्ट हो जाते हैं, यानी वो खुद बिहेव करते हैं टाइनी बार मैग्नेट की तरह, छोटे से मैग्नेट की तरह वो भी बिहेव कर जाते हैं। जैसे हमें 12th में एक एग्जांपल आ गया था अल्निको। अल्निको यानी एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट, और बचा कुचा जो परसेंटेज रहता है वो रहता है आयन। ये जो चीजें हैं इनसे बना हुआ रहता है हमारा सिंथेटिक मैग्नेट। ओके, यानी इनमें क्या रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उनसे बनाया जाता है सिंथेटिक मैग्नेट। ओके, तो ये हो गया अपना फेरोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कौन से एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट। अभी आप लोग यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हो तो आप ले सकते हो आयरन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। अगर एक ट्राइपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा तो बताओ यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितने रहेंगे, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर दो, ट्राइपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहाँ के 2 और यहाँ के यहाँ का 1, यानी यहाँ पे कितना रह गया 3d5। और वहां पे अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 5 है। ओके, या तो फिर एक पेयर्ड होगा तो फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल होंगे। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं कि क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल एटम का 3d5 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 5। अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल निकालोगे उसमें इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड करते जाओगे, यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड, पेयर है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड हो गई इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गए अनपेयर्ड सिंगल। ओके, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? अब हम लोग डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा। पहला हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, एक आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी।